मोहतरम भाई बलीगुर रहमान साहब, राना सनाउल्लाह साहब और जितनी भी क़यादत यहाँ पे बहावलपुर की मौजूद है, MNAs हैं, MPAs हैं, वर्कर हजरात हैं, हमारे जितने भी ओहदेदारान हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं फिर दिली अफसोस का इजहार करना चाहती हूँ। बहुत बड़ा सानिया गुजरा है मेरे भाई के साथ। उनकी ज़ौजा इस दुनिया से चली गई। उनका एक बहुत ही मासूम सा बेटा फसीउर रहमान इस दुनिया से चला गया। औलाद का दुख अल्लाह ताला कभी किसी के माँ बाप को ना दुखाए और अल्लाह ताला जो मरहूमीन है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनकी बख्शिश फरमाए और बलीगुर रहमान साहब को और उनके सारे ख़ानदान के अफराद को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए और सब की औलादों को अल्लाह ताला हर गम से, हर मुसीबत से महफूज रखे। मैं यहाँ पर अपने भाई के पास तो आई हूँ, ये मेरे भाई हैं, मैं इनको भाई कह के बुलाती हूँ, लेकिन मैं यहाँ आज मियाँ साहब की नुमाइंदगी भी कर रही हूँ। मियाँ साहब अगर ख़ुद आ सकते होते तो वो ज़रूर आते। जितना वो मैंने उनको रंजीदा देखा इस सानहे के ऊपर, उन्होंने बलीग भाई को फ़ोन किया। अभी ये जाए हादसा पे पहुँचे नहीं थे, लेकिन मियाँ साहब ने फ़ोन किया और वो उसके फ़ोन के बाद वो और ज़्यादा रंजीदा हुए। उन्होंने कहा बलीग रो रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने मुझे जेल से खाने के साथ 2-3 पर्चियाँ लिख के भिजवाई कि बलीग को मेरी तरफ से ये कहना, बहावलपुर में मेरी तरफ से ये मैसेज देना कि मेरा दिल बलीग के साथ है। मेरा दिल जो है वो इस चीज़ पे बहुत गमज़दा है, अफसुर्दा है। अल्लाह ताला दरजात बुलंद फरमाए जो दुनिया से चले गए। तो दूसरा मेरा ख़्याल है कि अभी एक बहुत बड़ा सानहा और भी हुआ है, जो कमरुज़्ज़मान कायरा साहब का बहुत यंग बेटा जिस तरह से वो हाल हुआ है, उस पर भी हम सब का दिल बहुत रंजीदा है, बहुत अफसोस है मुझे। जो वालिदैन हैं जिनकी औलाद है वो ये समझ सकते हैं कि औलाद का दुख क्या होता है। और जो बच्चा है उसामा, शायद उसका नाम है, उसामा के साथ उसका एक दोस्त बहुत खूबसूरत सा मासूम सा बच्चा था, उसकी भी डेथ हो गई। मैं उसके वालिदैन को नहीं जानती, मैं उसामा को नहीं जानती, लेकिन हम उनसे भी दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं और उनके दरजात की बुलंदी को और बख्शिश का भी के लिए भी दुआ करते हैं। इसी तरह मेरे भाइयों और बहनों, शायद आपने सुना हो, ये सोशल मीडिया पे मैं देख रही थी, कुछ तस्वीर आई। मोहम्मद से ताल्लुक़ रखने वाला एक ख़ानदान था, उसकी बच्ची फरिश्ता, जिस तरह से उसकी बेइज्जती की गई और उसका कत्ल किया गया बेरहमाना अंदाज से। मैंने जो तस्वीर देखी, मेरा दिल कांप उठा। मेरी अपनी 2 बेटियां हैं और मुझे मैं खुद किसी की बेटी हूँ, मुझे एहसास है कि ये कितना बड़ा दुख था। और आप ये देखो, इस्लामाबाद में उसका वालिद कोई मजदूरी करता है या काम करता है, मैं नहीं जानती वो कौन लोग हैं, मगर जब वो बच्ची दरिंदगी का निशाना बनी, उसके बाद कोई हस्पताल उसकी जो पोस्टमार्टम करने को तैयार नहीं था, किसी थाने ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। तो मैं अरबाब इख्तियार से ये कहना चाहती हूँ कि इस चीज़ का नोटिस लें। वो सिर्फ मोहम्मद की बेटी नहीं थी, वो किसी कबायली इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली बच्ची नहीं थी, वो पाकिस्तान की बेटी थी। और जो लोग बेटियों वाले हैं वो इस चीज़ का एहसास करते हैं। और मैं अपने जो कबाइल, मोहम्मद कबाइल के जितने भी बहन भाई हैं, उनसे मैं हमदर्दी का भी इजहार करती हूँ और मैं उनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़ी हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम उसके लिए, फरिश्ता के लिए आवाज़ भी उठाएंगे। अल्लाह ताला उसके माँ बाप को भी सब्र अता फरमाए। और ये तो मेरे भाइयों बहनों, ये वो वाले सानहात हैं जो इनफरादी भी हैं, जिनका ताल्लुक़ एक ख़ानदान से है। लेकिन एक सानहा पाकिस्तान के साथ ऐसा भी हुआ है जिससे 22 करोड़ अवाम
चक्की में पिस गए हैं। ये हुकूमत जो आई है नालायकों की, ना अहलों की, ये भी गरीब आवाम के लिए किसी सानहे से कम नहीं है। तो आज अगर इस सानहे का जिक्र ना किया जाए, हमारे मुल्क के साथ जो सानहा गुजर रहा है उसका जिक्र ना किया जाए तो ज्यादती होगी। मुझे बताएं, मेरे बहन भाई यहाँ पर खड़े हैं, रोज सुबह जब उठते हैं तो क्या खबर सुनते हैं? 10 महीने हो गए मेरे भाइयों बहनों, बहावलपुर के मेरे भाइयों बहनों, 10 महीने हो गए, एक अच्छी खबर सुनी पाकिस्तान के बारे में? पूरी खबर है। रोज सुबह जब उठते हैं तो देखते हैं जी आज बिजली महंगी हो गई, आज गैस महंगी हो गई, आज चीनी महंगी हो गई। ये लीमू क्या चीज होते हैं? लीमू गरीब जो है ना, रोजों में पहले लीमू और चीनी डाल के वो स्कंजवीन बनाया करता था। 50 रुपए किलो भी लीमू की बड़ी कीमत होती थी, आज 400 रुपए किलो है लीमू। 500 रुपए किलो है भावलपुर में। और आप जानते हैं जब बिजली का और गैस का बिल आता है, गैस की कीमतों में पिछले चंद माह में 140% इजाफा हुआ है। बिजली की कीमतें देखो कहां से कहां पहुंच गई हैं। मुझे एक औरत मिली, भाइयों जरा सुने, मुझे एक औरत मिली, गरीब औरत थी। उसने कहा मैं कपड़े धोती हूँ, लोगों के घरों में 20,000 रुपया कमा लेती हूँ, मुख्तलिफ घरों में कपड़े धो के। कहने लगी कि मेरा बिल जो है इस दफ़ा बिजली का वो 25,000 रुपया आया। 20,000 उसकी है, एक कमरा है, पंखा है शायद और कोई 2-3 लाइट्स होंगी। कहती है कि मुझे 25,000 रुपया बिल आया है, तो बाजी हम बिल दें, खाना खाएं, दवाइयाँ खरीदें, बच्चों की फीसें दें या क्या करें? तो गरीब जिस चक्की में पिस रहा है, मुझे मियाँ साहब ने, जब भी मैं मियाँ साहब को मिलने जाती हूँ जेल में, तो उन्होंने आज तक, या पार्टी के जितने अफराद हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि आज तक मियाँ साहब ने नहीं कहा कि मेरे लिए आवाज़ उठाओ या मुझे जेल से बाहर निकलने के लिए, मेरी आज़ादी के लिए या मेरी रिहाई के लिए आवाज़ उठाओ। एक बार नहीं कहा। अगर कहा तो ये कहा, मुझे कहा कि लोगों के दुख दर्द में जाके शामिल हो। मरियम बाजी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मरियम बाजी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मरियम बाजी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बाजी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। गरीबों को जुल्म से बचाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। और मियाँ साहब, मियाँ साहब ने कहा कि मैं तो इस वक्त अवाम के बीच में नहीं जा सकता। जाओ, जाकर लोगों के दुख दर्द देखो, जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं, तनख्वाहें उतनी हैं या बढ़ी हैं? तनख्वाहें कम हो गई हैं और खर्चे डबल हो गए हैं घरों के। घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, खावन बीवी से लड़ रहे, बीवी खावन से लड़ रही है। किसी के घर में दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, किसी के घर में बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं एक दुकान की तस्वीर मैंने देखी, दुकान के ऊपर एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि दवाइयों की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद यहाँ पे दवाइयाँ, चीजें गिरवी रख के भी दी जाएंगी। एक इंसान का मैंने सोशल मीडिया पे कोई पढ़ा, वो कहता है कि मैं दुकान पे, फार्मेसी पे खड़ा था, दवाइयों की दुकान पे, तो मैं कोई दवाई ले रहा था, तो एक बूढ़ा
70-75 साल के कोई बारिश बुजुर्ग थे, वो आए, उन्होंने कहा बेटा मुझे ये दवाई 2 महीने की दवाई वो लेके जाया करते होंगे पहले, तो उन्होंने कहा बेटा ये तो 7,000 रुपये की दवाई है, इस दफ़ा आपने मुझे 10,000 की और 10,500 की दवाई आपने दी है। उसने कहा बड़े मियाँ कीमतें बढ़ गई हैं। कहते बेटा कुछ रहम करो, मेरा बेटा मेरा खर्चा उठाता है, मैं किस मुँह से जाके उसके आगे हाथ फैला कि मेरी दवाइयों की कीमत बढ़ गई है तो मेरी जो महीना का वजीफ़ा मुझे मिलता है वो ज़्यादा कर दो। बेटा मैं अपने बेटे के आगे हाथ नहीं फैला सकता, तुम ही कुछ कम कर दो कीमत। तो ये जो मुश्किलात हैं, जब से मियाँ साहब को बंद किया और फिर डॉलर की कीमत देख रहे हो ना, ये जो नालायक के आज़म है, इसको मैं वज़ीर आज़म नहीं कहती, शैतान खान है ये, वोट चोर वजीर आजम है, वोट चोरी करके आया, चोर दरवाजे से आया, और आज देखे ना जरा एक इफ्तारी क्या हो जाती है ऑपोजिशन की, इनकी टांगे कांपने लग जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो गलत काम करके हमेशा आगे आता है, जो चोरी करके आगे आता है, उसके पास वो हर बात से फिर डर जाता है। तो इनकी जो कपकपाहट है ना, और इनकी जो खौफ है वो नजर आ रहा है। देखो, और ऊपर से परफॉर्मेंस क्या है, कभी कहता था कि मैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, कहता था या नहीं कहता था? नालायक के आज़म कहता था ना, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं फैलाऊंगा, खुदकुशी करूंगा। उसने भीख नहीं मांगी, उसने पूरे के पूरे मुल्क के खजाने की चाबियां IMF के हवाले कर दी। मुल्क में भाई बात तो सुनो ना, बात सुनो, फिर मुझे चीखना पड़ता है। मुल्क के अंदर मेरी बात सुनो, मुल्क के अंदर बिजली महंगी कि नहीं? मेरी बात का जवाब दो, मैं कुछ सवाल पूछूंगी। बिजली महंगी है या नहीं? गैस महंगी हुई या नहीं? आटा महंगा हुआ कि नहीं? सब्जियां महंगी हुई कि नहीं? दालें महंगी हुई कि नहीं? दवाइयां महंगी हुई कि हर चीज महंगी हो गई। सिर्फ 2 चीजें सस्ती है इस वक्त पाकिस्तान में, एक हमारे रुपए की कीमत और एक पाकिस्तान की खुदमुख्तारी। सिर्फ ये 2 चीजें जो इस वक्त सस्ती है पाकिस्तान में, बाकी तो गरीब का सांस लेना भी मुश्किल है। और जिसने मुल्क को देखो 8 महीने में नवाज शरीफ को जब मुल्क मिला था, किस हाल में मिला था? टूटा फूटा लुटा फुटा मुल्क मिला था नवाज शरीफ को। उसने धरनों के खिलाफ बावजूद, साजिशों के बावजूद मुल्क को अल्लाह ताला के फजलो करम से कहाँ पहुंचा दिया। अब लोड शेडिंग हो रही है या नहीं हो रही? लोड शेडिंग को नवाज शरीफ ने खत्म किया, दिन रात बिजली के कारखाने लगाए, और उसका क्रेडिट भी अब ये लेना चाहते हैं। और नवाज शरीफ ने जितने भी काम किए अपने खिलाफ साजिशों के बावजूद, धरनों के बावजूद, वो मुल्क को कहाँ ले गया। और कितनी बड़ी नालायकी चाहिए उस चीज के लिए कि मुल्क को वहां से यहाँ लाने में 8 महीने में नालायक के आजम ने मुल्क का ये हाल कर दिया। बेटा गाली नहीं,
लोग कहते हैं ना कि इसकी हुकूमत गिरानी चाहिए। लोग कहते हैं ना इसकी हुकूमत गिरानी चाहिए। मैं कहती हूँ कि अगर इसकी हुकूमत गिर रही हो, अपने 4 बंदे खड़े करके इसकी हुकूमत को खड़े रखना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले इस चेहरे के पीछे क्या है, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये जो तब्दीली के दावेदार हैं उन्होंने मुल्क का क्या हाल कर दिया। तो इन्होंने जो बुलंदोबाग दावे किए थे ना, आज इनको उस चीज को फेस करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ पर इक़्तिदार में अभी कुछ महीने और रहें, लोग इनके जो चेहरों पे से पर्दे उतर रहे हैं वो पूरी तरह उतर जाएं, लोग इनके बयान देख लें और लोग देख लें कि जब वोट को इज्जत नहीं मिलती, जब वोट चुरा कर जबरदस्ती के हुक्मरान कभी मुसल्लत किए जाते आवाम के ऊपर, जो आवाम के नुमाइंदे नहीं होते, तो फिर मुल्क का ये हाल होता है। मेरी आवाज, 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 और ये जो तरक्की के दरवाजे पाकिस्तान पे बंद हो गए हैं ना, ये जो दहशतगर्दी फिर से वापस आ रही है, महंगाई फिर से वापस आ रही है, जो दूसरे मुल्क में आप तमाशा बन रहे हैं, हमारा जो नालायक आज़म है वो मुल्क के दूसरे मुल्कों के दौरे करने नहीं जाता, वो पैसे मांगने जाता है। वो पैसे मांगने जाता है बाहर। और दुनिया में, देखो मेरी बात सुनो, दुनिया में कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जो कर्जे ना लेती हो। दुनिया में हुकूमतें कर्जे लेती हैं, लेकिन जब कर्जे लेती हैं, नवाज शरीफ दौर में भी कर्जे लिए गए, लेकिन उन कर्जों से 5 साल में पाकिस्तान को खड़ा कर दिया। 10,000 किलोमीटर मोटरवे बन गई, सड़कें बन गई, इतने बड़े बड़े कारखाने लग गए बिजली के, उसके अलावा महंगाई कंट्रोल की, मुल्क की आमदनी बढ़ाई। ये तो कहते हो कि नवाज शरीफ हुकूमत में इतना कर्जा लिया, कि नवाज शरीफ ने वो पैसे कमा कर मुल्क से आमदनी बढ़ाकर कितने कर्जे वापस किए पहली दफा, और फिर पहली दफा 2017 के अंदर IMF को खुदा हाफिज कह दिया था नवाज शरीफ। और अब हमारे जो वज़ारत ख़जाना है उसके अंदर IMF खुद आके बैठ गई है, और IMF हमारी तकदीर के फैसले करेगी। IMF के पास हमारी खजाने की चाबियां हैं, तो लोगों ये मुल्क का अल्लाह के हवाले है। एक बात मैं मियाँ साहब के हुक्म के मुताबिक मैं अपने अवाम के साथ खड़ी हूँ, उनके इंशाअल्लाह उनके दुख दर्द में शरीक होंगी, उनकी आवाज़ बनूंगी, और ये मुल्क पे जो तरक्की के दरवाजे बंद कर दिए गए, खुशखबरियों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, इंशाअल्लाह ये दरवाजे खुलेंगे ये दरवाजे खुलेंगे उस दिन कोर्ट लखपत जेल का दरवाजा टूटेगा। आप